नमस्कार दोस्तों, मैं शारदा थानवी आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10th में पाठ 12 लखनवी अंदाज क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत लखनवी अंदाज लिखा गया है। यशपाल ने लिखा है इस पाठ को। तो इसका पाठ का आज मैं आपको करवा रही हूँ सार, बहुत सरल भाषा में, बहुत स्पष्ट भाषा में। और इससे पहले आज हम करेंगे यशपाल का लेखक परिचय, जिसमें हम व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं हम पढ़ना यशपाल के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में। तो देखिए, जीवन परिचय है जो यशपाल का। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म हुआ 5 दिसंबर 1905 को पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में। उनके पिता का नाम था हीरालाल और माता का नाम था प्रेम देवी। माता का नाम था प्रेम देवी और पिता का नाम था हीरालाल। फिरोजपुर से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा ग्रहण की। वहीं उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह और सुखदेव से। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। उनकी मृत्यु हुई बच्चों 26 दिसंबर 1776 को यशपाल की मृत्यु हो गई। यशपाल ने अपनी रचनाएं विविध रूपों में की हैं। उनकी रचनाएं देखिए, निम्नलिखित कहानी संग्रह हैं जो इनके इतने सारे हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, वादुलिया, धर्म युद्ध, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, उत्तराधिकार, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, उत्तमी की माँ आदि। ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। निबंधों में है न्याय का संघर्ष, बात बात में, चक्कर क्लब, देखा समझा आदि। उपन्यास में इनका झूठा सच, अमिता, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात आदि, ये सारे इनके उपन्यास हैं। संस्मरण में है सिंहावलोकन, गांधीवाद की सब चिंता, ये इनके संस्मरण है। नाटक में नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाय, दर्द दिल, ये सब इनके नाटक हैं। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, साहित्यकार यशपाल की रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मार्क्सवाद का जो प्रभाव है इनकी रचनाओं पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, यानी कि आम आदमी हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, वो क्या अपना महत्व रखता है, उसकी उपस्थिति वो दर्शाते हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी शैली होती है बच्चों, देखिए, यथार्थवादी शैली जो जैसा है उसको वैसा का वैसा बताना, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना, वो कहलाती है यथार्थवादी शैली। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। अब इनकी भाषा शैली कैसी है, देखिए। यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता तथा रचनागत विशेषता है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, पात्रानुकूल तथा भावाभिव्यक्ति में समर्थ है। उनकी शैली है वर्णात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण। उनकी शैली वर्णात्मक है, संवाद प्रधान है तथा प्रभावपूर्ण है। भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने बहुतायत से किया है। तत्सम शब्दों में देखिए, सज्जन है, सतृष्ण है, निश्वास, चक्षु, ज्ञान, विघ्न आदि पाठ के अनुसार। उर्दू है मुफस्सिल, गवारा, एहतियात, करीने, वल्लाह, शुक्रिया, तलब, किबला, तस्लीम, नफीस, नामुराद आदि। अंग्रेजी में पैसेंजर ट्रेन, सेकंड क्लास, टिकट बर्थ, एब्स्ट्रैक्ट आदि। मुहावरे में सिर खम लेना, ज्ञान चक्षु खुलना, सतृष्ण आंखों से देखना आदि। तो ये इनके जो पाठ से संबंधित हैं, जो शब्द बताए हैं वो बता दिए गए हैं। भाषा शैली बता दी गई है। भाषा शैली पूरे ही उसमें बताई गई है कि उन्होंने जो भी संस्मरण लिखे, चाहे निबंध लिखे, चाहे उपन्यास लिखे, चाहे नाटक लिखे, चाहे कहानियां लिखी, कुछ भी लिखा है उसकी भाषा शैली के अनुसार। और फिर आपको इनकी साहित्यिक रचनाएं भी बताई हैं और जीवन परिचय के बारे में थोड़ा आपको परिचय दे दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं पाठ का सार। लखनवी अंदाज वास्तव में यशपाल ने व्यंग्य किया है कि समय गुजर गया लेकिन लोगों की अकड़ जो है वो नहीं गई, उसके ऊपर व्यंग्य है। बहुत अच्छा पाठ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं इनके पाठ का सार।
तो देखिए बच्चों, लखनवी अंदाज हम पाठ का सार पढ़ते हैं। तो इस पाठ में, जो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब को वर्ण विषय बनाया है। यहाँ पर देखिए वर्ण विषय बनाया है। वर्ण विषय मतलब वर्णन का विषय, कि विषय के वर्णन के लिए जो विषय बनाया है वो ऐसे नवाब को बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फाकों को खाने की जगह सूंघकर रसास्वादन करता है। यानी कि खाता तो नहीं है, और उसका रस का आस्वादन, यानी कि उसका रस लेने की कोशिश करता है, या रस का अनुभव करवाने की कोशिश करता है कि मैंने खीरे को नहीं खाया है, लेकिन फिर भी मुझे इसके रस का अनुभव हो रहा है कि वास्तव में मीठा होगा या कैसा इसका स्वाद निकलेगा। और सूंघते हुए खीरे की एक एक फाक को खिड़की के बाहर फेंकता चला जाता है। ऐसा करके वह डकार लेकर तृप्त होने का नाटक भी करता है, और खाता नहीं है और फेंक देता है, और फिर डकार लेकर के तृप्त होने का कि भी मेरा तो पेट भर गया। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना विचार पात्रों के बिना नई कहानी भी लिखी जा सकती है। क्योंकि इसमें देखिए केवल एक ही पात्र है और केवल एक लेखक है। लेखक और पात्र में कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं है, लेकिन जो पात्र है केवल एक ही व्यक्ति है, जो केवल खीरों की जो खीरे उसके सामने कटे पड़े हैं ट्रेन में, उनको लेकर के, उनको देख देख करके जो वो बोलता रहता है, उससे इस पूरी कहानी का निर्माण किया है। तो ये देखिए, ये पंक्ति भी बहुत अच्छी है कि बिना घटना विचार पात्रों के बिना नई कहानी भी लिखी जा सकती है। इसके ऊपर एक प्रश्न भी आधारित है आपके पास में पाठ्य पुस्तक में। वो जब हम प्रश्न करवाएंगे तब आपको इसका उत्तर भी बताएंगे। देखिए, लेखक की रेल यात्रा, जो पहला आपके पास में पॉइंट है वो है लेखक की रेल यात्रा। लेखक अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था। फिर वह यह सोचकर कि भीड़ से भी बच जाएगा, कहानी के संबंध में भी सोच सकेगा और उसे प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को मिल जाएंगे, अतः सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। लेखक अपनी मितव्ययी मतलब ज्यादा वो खर्चा नहीं करता था, इसके कारण से वो सेकंड क्लास में सफर नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जब उसने सोचा कि भाई अगर मैं सेकंड क्लास का लूंगा तो मैं भीड़ से भी बचा रहूंगा और मुझे कहानी के लिए कुछ सोचने का अवसर भी मिलेगा, इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया लेखक को अनुमान था, यानी कि उसका सोचना था कि डिब्बा खाली होगा। लेकिन उन्होंने पाया कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफेद पोस्ट सज्जन पालथी मारे बैठे हैं, कि एक व्यक्ति सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए लखनवी अंदाज में पालथी मार करके बैठे हैं बड़े आराम से, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि जिनके सामने तौलिया बिछा हुआ था उसके ऊपर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक का सहसा आ जाना, डब्बे में जब लेखक प्रवेश करता है तो उनका इस तरीके से आ जाना उस नवाब को अच्छा भी नहीं लगता। उन नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और न लेखक ने ही अपने परिचय कराने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली। लेखक भी उनकी तरफ से आंखें चुरा करके बैठ गया कि भाई जो सामने वाले को बातचीत करने में रुचि नहीं है तो मैं क्यों जा करके बातचीत करूं। तो लेखक भी चुपचाप बैठ गया। अब देखिए नवाब साहब का भाव परिवर्तन। लेखक को देख करके जो नवाब साहब के भावों में परिवर्तन आए, जो उनके चेहरे में परिवर्तन आए, वो देखिए। लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि नवाब साहब ने किफायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, कि वास्तव में नवाब साहब तो फर्स्ट क्लास में यात्रा करने वाले हैं। शायद इन्होंने ये सोच करके टिकट खरीदा होगा कि भाई किफायत हो जाएगी, कुछ रुपए बच जाएंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सफेद पोस्ट सेकंड क्लास में सफर करता हुआ उन्हें दिखे। अब उन्हें वास्तव में जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो उनको अच्छा भी नहीं लग रहा कि भाई कोई व्यक्ति मेरे साथ में सफर। लेखक सोचता है कि नवाब साहब ने सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। लगता है अब उन्हें किसी सफेद पोस्ट के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा होगा। अब मेरे जैसे साधारण आदमी के सामने वो अगर खीरा खाएंगे तो उनको संकोच लग रहा होगा। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। यकायक यानी कि अचानक भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरे का शौक फरमाने के लिए कहा, और लेखक को भी कहा कि चलिए आप भी खीरा खाइए। लेखक को नवाब साहब का यकायक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, किबला शौक फरमाएं, कि भाई मेरे को नहीं खाना है, आप ही अपना शौक फरमाएं, यानी कि आप ही खीरा खाएं। नवाब साहब का खीरा काटना, यानी कि दोनों के बीच में केवल इतनी सी बातचीत हुई। नवाब साहब ने उनको खीरा ऑफर किया और लेखक ने खीरा खाने के लिए मना कर दिया। अब देखिए आगे, नवाब साहब का खीरा काटना। नवाब साहब कुछ और देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय कर खीरों को नीचे रखे, पानी से भरे लोटे को लेकर धोए, तौलिए से पोंछा,
जेब से चाकू निकाला, उनके सिर काटे, गोदे, झाग निकाला, छीले और फांके काटकर तौलिए पर करीने से रखे। अब नवाब साहब ने उन खीरों के साथ किया क्या देखिए। उन खीरों को धोया, तौलिए से पोंछा, अपनी जेब से उनका चाकू निकाला, उनके दोनों खीरों के दोनों सिरे काटे, गोदे यानी कि उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा चाकू मार करके उनको गोदा, फिर उनको रगड़ करके उनका झाग निकाला और फिर उनको छीला और फिर उनको फांके काट करके तौलिए पर बहुत अच्छी तरीके से सजा दिया। नवाब साहब ने फांकों के ऊपर जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरका दी, यानी कि जीरा, नमक और लाल मिर्च थोड़ा थोड़ा सा बुरका दिया। अब लेखक उनकी भावभंगी को देखा जा रहा था। लेखक उनका ये जो कार्य कर रहे थे ना, वो खीरे के साथ में बड़े इत्मीनान से वो उनको देखे जा रहा था। उनकी भावभंगी से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही पानी आ रहा है। नवाब साहब को लेखक को लग रहा था कि नवाब साहब जो ये क्रिया कर रहे हैं, ये देख करके उनके मुंह में पानी आ रहा है। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह, शौक फरमाए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब उन्होंने कहा, लखनऊ का बहुत अच्छा खीरा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आप जरूर शौक फरमाएं, यानी कि आप भी खाएं। नमक मिर्च रख दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियारी फांके देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन पहले पूछने पर इनकार कर चुके थे, इसलिए कुछ सोचकर आत्मसम्मान रखते हुए शुक्रिया कहकर कहा, मेरी मेदा जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए, यानी कि मेदा मतलब मेरी पाचन शक्ति कमजोर है, मैं नहीं खाऊंगा, आप भी खाएं, आप मुझे नहीं खाना। तो ये करके लेखक ने उनको मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि पहले जब उन्होंने पूछा था तब भी वो मना कर चुके थे, हालांकि उनके खीरे को देख करके उनके मुंह में पानी भी आ रहा था, लेकिन फिर भी लेखक ने मना कर दिया। अब देखिए अगला, नवाब साहब ने एक एक करके फाक बाहर फेंक दी। ये अगला पॉइंट है आपके पास में पाठ का सार। अब देखिए, नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फाकों की और एक बार देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा। पहले नमक मिर्च के लगी हुई जो खीरे की फांके थी उनकी एक बार तरफ देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, फिर दीर्घ सांस लिया, यानी कि लंबी सांस ली, फिर एक एक फांक उठाई, होठों तक लेके गई। अपने खाने के लिए कोई चीज होती है तो बच्चों अपने होठों तक लेकर के जाते हैं ना, मुंह तक लेकर के जाते हैं। सूंघा, उनको सूंघा भी, स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। अब उनको लगा कि वाह, कितनी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, और स्वाद उनको ऐसा लगा कि भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, स्वाद खाने में बहुत अच्छा होगा। मुंह में भरे आए पानी को गले में उतार लिया और फांकों को एक एक करके सूंघ कर बाहर फेंकते चले गए। खाया नहीं उन्होंने, बाहर फेंकते चले गए। उसके बाद तौलिए से हाथ और होठ पहुंचकर गर्व से लेखक की ओर देखा, और उसके बाद में उन्होंने हाथ और मुंह को, अपने होठों को कैसे तौलिए से पूछा, और फिर उनके लेखक की ओर बहुत गर्व से देखने लगे। देखो, मैंने खाया नहीं है खीरा, सारा का सारा फेंक दिया है। नवाब साहब की डकार, और उसके ऊपर भी खाया भी नहीं, उसके ऊपर भी वो तृप्त हो गए। देखिए आत्मिक शांति उनको किस तरीके से मिली। नवाब साहब खीरे सूंघ कर और फेंक कर हाथ मुंह पहुंच कर लेट गए, मानो इस काम में वे थक गए हो। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरे के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है, यानी कि पेट की जो भूख है वो शांत हो सकती है। इसी बीच नवाब साहब को डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी कि पेट के ऊपर बोझ डाल देता है। खीरा अगर खा लेते हैं तो पेट के ऊपर बोझ सा महसूस होने लगता है, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। अब लेखक को मिली प्रेरणा। ये सब जो क्रियाएं हुई हैं कि नवाब साहब ने खीरा खाया नहीं, खीरे को धो करके पहुंचा, उसके ऊपर नमक मिर्च भी लगाया, उसको करी ने सजा करके भी रखा, उसको सूंघ करके उसका रसास्वादन भी किया, अब और लेकिन खाया नहीं और फेंक दिया, और उसके बाद में तृप्ति और ली। मतलब ऐसा बताया भी, जताया भी लेखक को कि भी मेरा पेट तो भर गया है। तो इससे लेखक को क्या प्रेरणा मिली वो देखिए। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक था, हर जगह कहानी के लिए, उपन्यास के लिए, नाटक के लिए कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, एक पृष्ठभूमि ढूंढते हैं लेखक। जो कवि हो चाहे लेखक हो, वो हर जगह अपना लिखने के लिए, लेखन सामग्री के लिए कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि ढूंढता है। तो उसके ज्ञान चक्षु खुले और सोचा खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब लेखक को ये विचार आया कि भाई जब
आपने कुछ खाया ही नहीं तब भी आपकी उधर पूर्ति हो सकती है। तो बिना विचार के, बिना घटना के और बिना पात्रों के लेखक का केवल मात्र विचार आने से ही कहानी का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? केवल एक मात्र विचार पर भी कहानी पूरी आधारित तो हो सकती है। तो ये लेखक का विचार आया। तो बच्चों ये पाठ था लखनवी अंदाज में, जिसमें लेखक और केवल एक नवाब साहब के बीच में थोड़ी सी बातचीत, कोई पात्रों की ज़्यादा संवाद भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल एक खीरे को रखा गया और उसके अंदर का जो अनुभव किया नवाब ने और उसके प्रति जो लेखक ने अनुभव किया उसके ऊपर आधारित है ये कहानी लखनवी अंदाज। अगर अच्छी लगा पाठ पढ़ना, उसका पाठ का सार पढ़ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।